हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने का पर्पज़ कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। तो जिनके पास में बहुत सारा नॉलेज है तो हम ये भी चाहेंगे कि जितना भी हमें नॉलेज है वो हम पे आए। अब महाराणा प्रताप जयंती मनाने का मकसद क्या, मनाते क्यों ना, मतलब सबने यही सुना होगी जननी जन्मभूमि से स्वर्गापि गरीयसी, मतलब या तो जन्म देने वाली माता या धरती माता। अब जब हम ये बोलते हैं कि हमारी धरती माता जो हम जहाँ मेवाड़ में है, अब हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो पूरे इतिहास में पूरी दुनिया किसी न किसी गुलाम रही हुई है। तो हम इतिहास पढ़ते हैं तो पहले किसी अंग्रेजों के, पुर्तगालियों के, स्विस लोगों के, तो इतिहास में केवल एक ही ऐसी धरती थी जो कभी किसी गुलाम नहीं रही है, और केवल एक ही ऐसा योद्धा था, महाराणा था, कि जिसके काल में उसने कह दिया कि मैं जंगलों में घूम लूंगा, जो करना है वो कर लूंगा, पर किसी गुलामी कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऐसा उस योद्धा में क्या था कि उसको आज भी अभी तक हम लोग पूछते हैं, मानते हैं, उनको बिलीव करते हैं। तो सर मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि महाराणा प्रताप के बारे में हमें बताएं। रणछोड़ सिंह सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, वो हाँ सर, हम लोग पहले पुष्प और माल्यार्पण। तो महाराणा प्रताप के बारे में कि मतलब ये हुआ था कि कोलकाता, मद्रास, मुंबई इन शहरों में गया हुआ एक बार। तो हुआ ये था कि जब आप कोलकाता की कॉलेज स्ट्रीट जाते हो, मतलब कोलकाता को लोग सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं, मतलब खुश रहने वालों का शहर, यानी कि वहाँ मूर्तियों का शहर बोलते हैं, कि वहाँ हर एक चौराहे पे एक मूर्ति आपको मिल जाएगी। कोलकाता जो कि भारत के एकदम सुदूर में है, वहाँ पे मैं हर चौराहे पे अधिकतर देखा हुआ था। मतलब क्या कि जाते हैं, घूमते हैं, वहाँ की कॉलेज स्ट्रीट पर वहाँ पे बहुत बड़ी महाराणा प्रताप की मूर्ति बनी हुई है, कि जो कि बंगालियों का है। वहाँ पे मतलब उनका अधिकतर वो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी का, विवेकानंद का या राजा राम मोहन राय का, इनकी मूर्तियाँ अधिकतर आपको देखने को मिलेगी। मैंने बोला कि महाराणा प्रताप की मूर्ति वहाँ पे भी है। जब मैं मद्रास गया था एक बार, तो वहाँ पे मैंने चौराहे पे देखा कि वहाँ पे भी महाराणा प्रताप की मूर्ति। तो आप मुंबई जाओगे तो मुंबई में भी स्टेचू है। तो महाराणा प्रताप का जो एक फिनोमिना है वो एक केवल अपना राजस्थान के मेवाड़ से नहीं जुड़ा हुआ है, पूरे विश्व में या पूरे देश में उनका है। तो सर से पहले मैं रणछोड़ सिंह सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आएँ और हमें छात्रों को बताएं कि महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, तो बच्चों को पता चल सके कि उनकी अहमियत, उनके जीवन से हम लोग क्या सीख सकते हैं। सर महाराणा प्रताप के चरणों में नमन। उपस्थित भाइयों और बहनों, महाराणा प्रताप की या किसी महापुरुष की जन्म महोत्सव जीवनियाँ क्यों मनाते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके द्वारा जो आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं, उनके जो नैतिक मूल्य थे, उन्होंने उस जमाने में समाज को जो कुछ दिया था उसको चिरस्मरणीय बनाने के लिए यह महापुरुषों की जन्म जयंतियाँ मनाते आ रहे हैं। आज की पीढ़ी 483 वर्ष पहले महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उस वक्त उस वीर की जो स्थिति थी, उस वीर ने अदम्य साहस का परिचय दिया और अपनी दृढ़ निश्चयता का परिचय दिया, और उस वर्ष 483 साल पहले भी वो अपने स्वाभिमान को जगाकर स्वतंत्र रहने का विचार प्रस्तुत किया। यानी भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन भी उसी से प्रथम सीढ़ी समझा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। पूरे भारत में जब मुगलों का शासन था, मुगलों की नीति क्या थी? साम्राज्यवादी नीति। उनकी एक ही नीति कि पूरे भारत के ऊपर जितने भी राजा महाराजा हैं उनको मैं परास्त कर लूँ, उनकी संपत्ति हड़प कर लूँ और मेरे नियंत्रण में रखूँ।
ये उनकी नीति, साम्राज्यवादी नीति। इसी तरह उस जमाने में मुगल शासक भारत के ऊपर, दिल्ली पर सल्तनत राज कर रहे थे उस वक्त। वैसे अंग्रेजी तिथि से मैं बता दूं आपको, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। लेकिन अपने जो सत्संबंध इससे जो चले, तो ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को जन्म हुआ था। तो अभी उस तिथि में इसमें करीब 12 दिन से 15 दिन का प्रतिवर्ष अंतर आता है। अब महाराणा प्रताप की ओरिजिनल जन्म जयंती महोत्सव हम 22 मई को मनाएंगे, जो ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को होगी, है ना, देसी महीने से अपने। और वैसे तारीख के हिसाब से एक बार जो 1540 में तिथि निकाल ली 9 मई, तो अंग्रेजों के हिसाब से अपन क्या है, अधिकांश अपनी परंपराएं अंग्रेजों की संस्कृति में चली आ रही है। अरे आपको मालूम है क्या, संडे का अवकाश क्यों रहता है? अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। कई मुगल शासकों ने राज किया यहाँ, तो अपने कई कोर्ट केसेस में या कई अपन जो शब्दों का इस्तेमाल है, अफगानी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे आ रहे हैं। तहरीर है, तकदीर है, ऐसे कई शब्द हैं, तामील है, ये शब्द जो है सब मुगल कालीन संस्कृति के चले आ रहे हैं। तो उस हिसाब से महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को और देसी महीने से अपने ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को हुआ। इसलिए 9 मई को ये इंग्लिश तिथि के हिसाब से जन्म जयंती मनाई जाती है। महाराणा प्रताप मात्र 57 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार, बहुत ही अल्प आयु में जिसको कहते हैं। और महाराणा प्रताप जो वीर शिरोमणि, उनको इसलिए कहा गया है, और उन्होंने जो है साम्राज्यवादी मुगल शासक अकबर, जो मेवाड़ की को अपनी जागीर में मिलाना चाहता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसके लिए बहुत जरूरी इसलिए था कि अपने मेवाड़ में होकर के ही गुजरात में उसका धंधा व्यापार गुजरात तक आगे पहुंचना था। लेकिन मेवाड़ इसके बीच में बहुत रोड़ा आ रहा था। तो मुगल सेना तो जब भारत का 2/3 भाग जब उसके पास है, और मेवाड़ की धरती पर तो क्या है, महाराणा प्रताप ने जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, मात्र 20,000 सैनिक, मात्र 20,000, और मुगल शासक 80,000 सेना लेकर के हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। उससे पहले साम्राज्यवादी नीति के तहत मुगल बादशाह अकबर ने उसके 9 रत्नों में से 6 रत्नों को मेवाड़ की धरा पर भेजा कि भाई महाराणा प्रताप यानी उदय सिंह जी के पुत्र महाराणा प्रताप को मेरी अधीनता स्वीकार करने के लिए, क्योंकि महाराणा प्रताप के बचपन के जो साहसिक कार्य थे, जो गरीब की सेवा या युद्ध कौशल, जो छोटे मोटे उन्होंने 4-5 जो छोटे मोटे युद्ध जीते, अकबर का जो सेनापति आया उसको झटका दिया, उसको कई बार पकड़ में नहीं आए। अकबर बादशाह चाहता था कि महाराणा प्रताप को जिंदा मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि मैं उसको टॉर्चर करूं या मेरे साम्राज्य में मिलाने का प्रयास करूं। लेकिन महाराणा प्रताप किसी कीमत पर उनके हाथ नहीं आए। उसके बाद क्या हुआ कि वो समझौतावादी नीति पे आए कि भाई मैं आपको एक बार मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, मैं आपको मेवाड़ पुनः लौटा दूंगा, राजा आप ही रहेंगे, लेकिन साम्राज्यवादी विस्तार में मेरा मेवाड़ आ जाएगा। इसके लिए उन्होंने उनके 9 रत्नों में से टोडरमल जी को भेजा, एक फिर अब्दुल फजल को भेजा। इसके बाद उन्होंने जब राजा मान सिंह को, जो राजा मान सिंह जयपुर के राजा थे, मान सिंह द्वितीय, वो उनकी सेना में शरीक थे, तो उन्होंने सोचा कि एक राजपूत को भेजा जाए ताकि ये संधि या अपना समझौता हो जाए। ऐसी स्थिति में जब मान सिंह जी स्वयं यहाँ आए, और मान सिंह जी को भी अकबर महाराणा प्रताप ने कह दिया कि भाई ये सर न तो झुका है न झुकेगा, और मेवाड़ की धरा हम मरते मर जाएंगे लेकिन तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। अब ये क्या सिखलाता है कि भाई स्वतंत्रता प्रेम, जैसे उनकी नीति क्या थी, भाई मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, थोड़ी खाएंगे या जो भी रहेंगे, लेकिन आपके सामने हम गुलाम बन के नहीं रहेंगे। तो अपन अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो गुलामी से आज़ादी अपने को जब मिली तो 1947 में कितने प्रसन्न हुए, स्वतंत्रता आंदोलन करने पड़े, है ना। तो इस लिहाज से उस जमाने में यानी 1540 के बाद ही महाराणा प्रताप जब
1572 में राज्य सिंहासन पर बैठे। 32 साल की आयु में वो महाराणा बन गए थे। महाराजा उदय सिंह जी का स्वर्गवास होने पर 32 साल की आयु में महाराणा प्रताप को राजगद्दी मिली। तो महाराणा प्रताप इनके वंशज देखो, आप संगा का नाम सुना होगा। महाराणा इनके चेहरे पे 80 दांत, शरीर पे 80 दांत, ये हाथ की बाजू उंगलियां नहीं थी, दोनों हाथ से तलवार चला। महाराणा प्रताप की कद काठी का विचार करो आप, 7 फीट 5 इंच उनकी लंबाई, 7 फीट 5 इंच। वो अच्छा बलिष्ठ, जो भी मतलब ये कहेंगे भाई चरित्रवान व्यक्ति होने के नाते बहादुर थे, दृढ़ संकल्प था, साहसी थे और स्वतंत्रता प्रेमी थे। इस लिहाज से उन्होंने साम्राज्यवादी नीति को कभी स्वीकार नहीं किया और उनके इन प्रकार के सारे प्रयास विफल होने के बाद मुगल बादशाह अजमेर आकर के बैठ गया और राजा मान सिंह को इसको पराजित करने के लिए भेजा और कि भाई जिंदा या मुर्दा मुझे महाराणा प्रताप चाहिए और कुछ नहीं, ताकि मैं मेवाड़ के ऊपर कब्जा कर सकूं। हकीकत ये रही कि महाराणा प्रताप को वो जब हल्दी घाटी के युद्ध में, उस वक्त महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति या क्योंकि मेवाड़ में हमेशा युद्ध लड़ता ही लड़ता रहा, स्वाभिमान में रहा, तो आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं थी। ऐसी स्थिति में राजा मान सिंह 80,000 सैनिकों को लेकर के आ डटा और हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। हल्दी घाटी में युद्ध हुआ तो वो अनिर्णित रहा, मतलब न कह सकते हो आप मुगल जीते, न कहते हो महाराणा प्रताप जीते। लेकिन उसके बाद जब मुगल सेना वहां नहीं रही, हल्दी घाटी पर कब्जा नहीं कर सकी, यानी वो जीत नहीं सके। अब सैनिक बहुत खेद हो गए, अपने स्वर्गवास, काफी आदमी काम आ गए, बलिदान हो गया। ऐसी स्थिति में कहते हैं वहाँ एक तलई का नाम है, वो रक्त रंजित हो गया। सिर्फ 4 घंटे युद्ध चला, जिसके अंदर वो तलई, जिसको कहते हैं अपने देसी भाषा में, वो रक्त रंजित हो गई। और ऐसी स्थिति में दोनों सेनाएं अपने अपने मुहाने बदल लिए और महाराणा प्रताप भी ऐसी स्थिति में कि युद्ध की स्थिति में चेतक का घायल होना। जब राजा मान सिंह, आपने वो देखा ही होगा, राजा मान सिंह हाथी के होते पड़ते और महाराणा प्रताप घोड़े पर थे। तो घोड़े के ऊपर भी क्या कि घोड़े के मुंह के आगे दोनों तरफ 2 तलवारें बांध के रखते थे ताकि छोटा मोटा वो, और चेतक ऐसा घोड़ा था चारों पांव से दुश्मनों को खेद करता रहता था। 10 फीट की दूरी में तो कोई फटक ही नहीं सकता, इतना फास्ट। 11 फीट की लंबाई थी उसकी, चेतक की लंबाई 11 फीट लंबा। ऐसी स्थिति में वो जब हाथी के ओहदे पर जोरदार वार किया तो राजा मान सिंह क्या हुआ कि उसमें डोले में वो जो होता है ना ओहदा, हाथी का ओहदे के ऊपर जो होता है, उसके अंदर वो छुप गया और जो महावत मर गया। और ऐसी स्थिति में इन्होंने देखा कि वो राजा मान सिंह मारा गया। ऐसी स्थिति में जो हाथी के ऊपर तलवारें बंधी थी, उससे चेतक का एक पांव जख्मी हो, यानी 3 पांव का जानवर रह गया। ऐसी स्थिति में चेतक को भी उस फौज से महाराणा प्रताप के जो खास झाला मान जिसको कहते हैं, वो उनके हमशक्ल से थे। उन्होंने तत्काल उनसे उनके वो बख्तर, मतलब क्या कहते हैं, मुकुट जो होता है ना, उस सेना में लोगों को गए कि महाराणा प्रताप घायल हो गए, तो झाला मान ने वो मुकुट अपन पहन लिया। 4 सैनिकों को कहा आप महाराणा प्रताप को घोड़े को सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। ऐसी स्थिति में वो सुरक्षित स्थान पर ले जाने के चक्कर में शॉर्टकट से गए तो वो कहते हैं 26 फीट का नाला जो चेतक ने पार किया, 15 टन पर तो रह गया था। ऐसी स्थिति में चेतक को पलों का मेहमान रहा, महाराणा प्रताप को सुरक्षित पहुंचाया गया, चेतक को स्वर्गवासी हो गया। ऐसी स्थिति में फिर ये अपने मेवाड़ की जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसके बारे में अपने राजस्थान भारत के जो प्रसिद्ध गौरीशंकर ओझा जो इतिहासकार हैं, उन्होंने भी इस हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की जीत बताया। जेम्स जो अंग्रेज लेखक है, हाँ, उसने जो है मतलब अनिर्णित युद्ध बताया। इस तरह से इतिहासकारों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन एक तरफा निर्णय किसी ने भी, किसी इतिहासकार ने ये नहीं लिखा कि भाई मेवाड़ विजयी हुआ,
मुगल विजयी हुए और साम्राज्य विस्तार कुछ नहीं हुआ। ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। 18 जून 1576 के बाद जुलाई में मतलब जो है वापस युद्ध होता है। तो जब 18 जून को फैसला हो गया तो इतिहासकार ये कहते हैं भाई जुलाई में वापस युद्ध क्यों हुआ, जब मुगल जीत गए। मान लो एक इतिहासकार कहता है कि वो जीत गए तो फिर वापस युद्ध क्यों हुआ, यानी हर 6 महीने बाद युद्ध होता रहा। और जब बादशाह जो है दूसरे साम्राज्य विस्तार की ओर गया तब तक 1582 में जो हल्दी घाटी का पोर्शन था उसके ऊपर पुनः काबिज हो गए महाराणा। और उसका एक महाराणा प्रताप जब उस जमाने में आर्थिक स्थिति तंगी हो गई तो अपने मेवाड़ से लगता हुआ गुजरात के आबादी लगती है, वहाँ एक स्टेट हुआ करती थी ईडर, है ना। वहाँ के जो है प्रसिद्ध धनाढ्य भामाशाह, जिसका नाम भामाशाह था, और उनका छोटा भाई ताराचंद, उन दोनों ने महाराणा प्रताप को अपनी सारी संपत्ति न्यौछावर कर दी। उस जमाने के करोड़पति होंगे। तो महाराणा प्रताप ने कहा भाई मैं सारी संपत्ति, उन्होंने कहा साहब हम आपकी फौज में भी भर्ती होंगे और पैसा भी आपको देंगे। तो उस जमाने से आपने आज नहीं कहते कि भाई इस बिल्डिंग में भामाशाह की जरूरत है, इस विद्यालय में भामाशाह की जरूरत है। यानी 1576 में महाराणा प्रताप के को आर्थिक सहयोग करने वाला भामाशाह, महाराणा प्रताप इतने पूजनीय, इतने प्रातःस्मरणीय, इतने वीर, इतने स्वतंत्रता प्रेमी या इतने कुशल नेतृत्व कह दीजिए, यानी उनके साथ जो लगा, भामाशाह का नाम आज भी प्रचलित है। भामाशाह दोनों भाई ताराचंद, चेतक साथ लगा तो चेतक भी आज छू जाता है। और आपको बताऊं कि महाराणा प्रताप की सेना में इन्हें गिने हाथी, अपना महाराणा प्रताप का एक हाथी था राम प्रसाद, है ना, सुने होगा। तो राम प्रसाद का किस्सा भी सुन रखा होगा आपने। ऐसी स्थिति में उसको भी जो है वो बहुत बड़ा मतलब जो है सेना में कमांडिंग करता था, लेकिन इसमें से उसका मावत मारा गया। और 18 हाथियों ने मिलकर राम प्रसाद को, मुगल सेना ने 18 हाथियों ने उसको बीच में लेकर के अपने कब्जे में ले लिया। कहते हैं बादशाह उसको राम प्रसाद को ले जाकर के क्या नाम बना दिया उसका, वीर प्रसाद। लेकिन महाराणा प्रताप को जब उसने नहीं देखा, उस स्वामी भक्त हाथी ने 18 दिन में न पानी पिया, न घास खाया, कुछ किया, और 18 दिन में अपने प्राण त्याग दिए। उनके साथ जैसे राणा पूंजा, महाराणा प्रताप की सेना में हल्दी घाटी में मैक्सिमम राजपूत बलिदान हो गए। ऐसी स्थिति में जवान का, लेकिन महाराणा प्रताप का अदम्य साहस देखो, आधीनता स्वीकार नहीं करी। और आदिवासी क्षेत्र में भील जो जाति के लोग होते हैं ना, आपको मालूम है, वो लोग तीर कमान में है, गोफड़ फेंकने में है, माहिर होते हैं। तो उनकी सेना बनी, उनको कहा भाई आप साथ दीजिए। और इनका कुशल नेतृत्व में ये काम आया कि भील, मीणा जो आदिवासी जितने भी है, वो उन्होंने कहा हम आपकी सेना में बढ़ते हैं। उनको युद्ध कौशल सिखाया। और अब जैसे युद्ध के डायरेक्ट मैदान में क्षत्रिय फ्रंट लाइन में खड़े हो जाते थे, राजपूत योद्धा जितने भी तलवार वाले, चलाने वाले, घुड़सवार। लेकिन आदिवासी क्या है कि छापामार गुरिल्ला प्रणाली, जैसे हल्दी घाटी आपने देखा ही, मेवाड़ तो चारों तरफ कहीं पहाड़ है, कहीं नाड़चे हैं, कुछ हैं। मुगल सेना पस्त हो गई, उसमें चल ही नहीं पाई। अपने जो वो एक्सपर्ट थे पहाड़ों पे, अच्छा आपको मालूम है पहाड़ी पे 10 आदमी चढ़ जाओ, नीचे 200 आदमी को मार देते थे। क्योंकि पहाड़ी से जो फेंके गए पत्थर, गोफन, तीर चलाए गए, वो जो समतल भूमि पर जो चल रहे हैं उनको मारने के लिए वो 10 आदमी 200 के लिए पर्याप्त। ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप ने उस जमाने में यानी 1576 में भी गुलामी बर्दाश्त नहीं की। और आप ये भी सुना, जंगल जंगल भटकते फिरे, घास की रोटियां खाई, यानी मतलब बहुत तकलीफ देखी। एक उदाहरण है तो मतलब ये, और उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद उन्होंने ये कहा कि भाई मैं राजसी ठाट बाट का उपभोग नहीं करूँगा, जब तक मैं पूरी जनता को वापस
अपने व्यवस्थित नहीं कर दूं और अपने साम्राज्य को यथावत नहीं कर दूं, तब तक मैं राष्ट्रीय ठाट बाट, यानी राजा महाराजा को जानते हो आप, सोने चांदी की थाली में भोजन, पलंग, बिस्तर सब, लेकिन उन्होंने सब त्याग। ऐसी स्थिति में अपन ये कह सकते हैं कि उस जमाने का स्वतंत्रता संग्राम था और स्वतंत्रता संग्राम का नायक महाराणा प्रताप। इसलिए अच्छा, उस चीज को आज अपन नहीं कहते भाई आदमी में क्या चाहिए, भाई पढ़ने बैठ तो एकाग्रता चाहिए, नहीं चाहिए, बुद्धि चाहिए, मन स्थिर चाहिए, एकाग्रता। तो उस जमाने में, आज पढ़ने के लिए अपने को कंप्यूटर कंपल्सरी हो गया, इसके बगैर काम नहीं चलता। उस जमाने में क्या था, तलवार और जो भाला चलाना जानता वो सबसे बढ़िया वीर पुरुष कहलाता था। आइए वैसे था। तो उस जमाने में जिस चीज की जरूरत थी तो वो उस जमाने में उसमें माहिर थे। आज अभी अपन कोई कहे भाई वो कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, दिमाग में एक्सपर्ट, आज अपने जैसे बिल गेट्स और ये भाई ये आज के हीरो हैं, इनको 100 साल बाद ये कहेंगे अपने जैसे संचार क्रांति कौन लाया था, 5G कौन लाया था, 40 साल बाद बच्चों को पूछेंगे ना, अपने लेवल का नहीं है, लेकिन 40 साल बाद ये पढ़ाया जाएगा। अच्छा, अपने इसलिए जन्म जयंतियां मना रहे हैं कि भाई पुरखों ने जो काम किए, पुरखों ने जिस तरीके से आजादी या जिस तरह के युद्ध झेले, आज अपना का स्टेमिना है, अपन 4 घंटे की 6 घंटे की कुछ कर सकते हैं। अब उनको सुबह की रोटी का पता नहीं, शाम को सोने का पता नहीं, और अब जैसे अपन कह रहे हैं कि भाई 100 किलो का भाला लेकर के चलते हैं। अब 100 किलो को भाला लेकर चलने में थोड़ी काम चलता है, अपने को 5 किलो 10 किलो का बस्ता लेकर के पड़ गया तो बहुत ज्यादा हो गया। और आज की टेक्नोलॉजी ने अपने कंधे पर सिस्टम से ऐसा ला दिया कि हाथ फ्री वो फ्री है। तो उस जमाने में जैसे जिस चीज की जरूरत थी आजादी के लिए, उनको जो करना था 1576 में उन्होंने किया, स्वधर्म निभाया, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया, साम्राज्यवादी नीति को नहीं बढ़ने दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि यदि महाराणा प्रताप हत्याकांड का युद्ध नहीं हुआ होता तो हो सकता है कि इस देश की दशा दिशा सब कुछ बदल गई होती। क्यों कि दिल्ली से लगाकर मुगल सल्तनत गुजरात और नीचे दक्षिणी भारत तक अपना पैर पसार चुकी होती। जब वो पसार चुकी होती तो आप देखोगे अपनी संस्कृति कहाँ रहती। अच्छा, मुगलों का तो एक ही काम था कि भाई लूटो और स्त्री गमन करो। वो लोग तो सब कहीं यमन के, अफगानिस्तान के, पता नहीं कहाँ से लोग आते थे उनकी सेना में। तो आ गया जो यहाँ मर के ही जाएगा। जो कुछ है लूटना, खाना पीना, चरित्र हनन करना, ये सब उसकी यही करो। अफगान सेना में, मुगल सेना में जो आ गया उसको यहाँ मर के ही तोड़ना दम, या उसकी फौज में ही रहना है। तो उनकी तो एक ही नीति थी, भाई इस राज्य को अपने अधीन किया, इसको लूटो। अंग्रेजों ने लूटा वो अलग, लेकिन मुगल कालीन में भी यही था तो भाई कंगाल हो जाएंगे तो फिर अपने संघर्ष भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह से उस जमाने के स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक महाराणा प्रताप की जन्म जयंती आज अपन 483वीं जयंती मना रहे हैं। उनके जो आदर्श विचार, कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प, साहसी, ये जो सब गुण हैं उनको अपन इस जीवन में किस तरीके से अपना सकते हैं। एक बात बताऊं, जैसे आप दृढ़ निश्चय आप कर लो साहब मुझे तो IAS बनना है, कोई दृढ़ निश्चय है तो आप इन प्रकार से सब कुछ कीजिए, या मुझे जो भी बनना है, लेकिन दृढ़ निश्चय तो करना पड़ेगा। अब आप तो ये कहो साहब आप देख ले, तो फिर वो देखो घड़ी का पेंडुलम चलता है ना, वो कटे जाएगा, कटी जाएगी, वो कहीं नहीं पहुंचता। लक्ष्यहीन व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच सकता। लक्ष्य निर्धारित करो कि भाई मुझे, आप ये विचार कर लो मुझे 5 बजे उठना है, तो आप उठोगे। कई प्रोग्राम उठ जाओ आप तो बिलाड़ जाओ, व्हाट इज दिस। इस तरह से कहो कि मैं 6 बजे बस स्टैंड पे मिलूंगा, 6:10 की गाड़ी पकड़नी तो भी आ जाना। अब मैं कब उठूंगा, क्या करूंगा, इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। ये एक दृढ़ निश्चय, यूं नहीं कल परसों बुरा चाल नहीं, अरे कल किसने देखा, परसों किसने देखा। आपको जो कुछ करना है तो यही तो महापुरुषों से सीखने को मिलता है ना। अब वो महाराणा प्रताप जी कहते साहब के
सेना तो वो आगे अब देखो हम पशुओं की तरह हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा आज भी अपने पास है एक बात, तुम परीक्षा का टाइम टेबल आता है ना, सोमवार को 11 बजे पेपर, कैसे दौड़ते हुए जाते हो? लक्ष्य है ना, टारगेट है कि भाई एग्जाम में तो बैठना ही बैठना है, पीरियड में तो जावा न जावा और मारता तो ठीक ना बेटा जी कहीं मिस कर दे, ये नहीं चलता, ऐसे नहीं। इसलिए आपको कुछ बनना है तो अपने आदर्श बनाओ। आदर्श भी ऐसे आदमी, आदर्श मतलब आदर्श समझे ना, अपना, हाँ आप किसी को मानो यार वो भाई साहब है बहुत सिद्धांतवादी, मैं उनकी तरह काम करूंगा, या देखो किसको आदर्श मानना चाहिए। जैसे महाराणा प्रताप के गुरु कौन थे? उनके बुआ के बेटे ना, मेड़ता के राजा वीरमदेव जी के पुत्र जयमल जी। जयमल जी ने उनको सैनिक, जयमल जी ने 20 लड़कों में देखा यार ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट, शस्त्र विद्या में बहुत एक्टिव है। उन्होंने कहा यार इसको मैं, उन्होंने तत्काल बनाया, मंगाया घोड़ा, उनको शस्त्र विद्या में पारंगत कर दिया। मेड़ता के राजा वीरमदेव जी के पुत्र जयमल जी, राठौड़ जिनका नाम सुना होगा, जयमल पत्ता है ना, जयमल, तो वो जयमल जी इनके महाराणा प्रताप के गुरु थे। सैनिक शिक्षा उन्होंने उनको दी। और इस तरह से मैं तो कह रहा हूँ भाई कि जो भी है लक्ष्य बनाओ। और जयंतियाँ क्यों मनाते हैं? ये कोई आप और हम मनोरंजन के लिए नहीं मनाते, इसलिए मनाते हैं कि महापुरुषों के जीवन में जो आदर्श थे उनमें से एक बात बताऊँ, अपन 10 प्रश्न लेके चलते हैं भाई, एक भी अपने गले उतरा। लोग रोज रोज एक ही पाठ को पढ़ाते हैं कि 10 दिन में एक दिन तो एक चीज तो कवर करेगा। इसलिए जन्म जयंतियां भाई आज नहीं, हजारों आदमियों को सुनाते हैं, महाराज प्रवचन देते हैं, हजारों लड़कों को प्रवचन देते हैं, लेकिन वो कहते हैं यार दिन में 2 आदमी ने भी मेरे प्रवचन का आचरण कर लिया, हम खुशी खुशी। आज आपके इतने साधु महात्मा, आप कह रहे हो भाई कि इतने साधु महात्मा प्रवचन देते हैं, रामदास सुखदास जी दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ढूंढे महाराज दे रहे हैं, महाश्रमण जी दे रहे हैं, फिर भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव क्यों आ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसमें जो है ना भौतिक सुख सुविधावादी जो चीजें बताई जाती उसकी तरफ आदमी का रुझान जल्दी बढ़ जाता है। इन महात्मा लोगों का ये कहना है कि हम इस पाश्चात्य संस्कृति को रोक नहीं पा रहे, लेकिन हम क्या कहें, जैसे हिंदुस्तान के अंदर लव मैरिज 2% या पत्नी त्याग यानी तलाकनामा 2% 3% है, लेकिन फॉरेन में 70% है। ये अपने महापुरुषों के प्रवचन से अपने क्या कि 2% से 3% होगा 10 साल में, वो प्रवचन देने से। प्रवचन नहीं दे तो अपने यहाँ 1 साल में 10% हो जाएगा। मतलब ये वो उस फ्लो को रोक रहे हैं, मतलब मन तो वो भी नहीं कर पा रहे, वो खुद कह रहे हैं कि भाई ऐसा है पाश्चात्य संस्कृति की टेक्नोलॉजी या सिस्टम अलग है, लोगों का रुझान बढ़ता है, लेकिन हम प्रयास ये कर रहे हैं हमारे रोज के प्रवचन से। अब इन जन्म जयंतियों के आदर्श विचार को प्रस्तुत करने के लिए हम तो ये कहते हैं भाई कि जितना 1% भी मतलब जो है आचरण सुधरता है तो उनको मनाने का एक सार्थक रूप हो जाता है। ठीक साहब, धन्यवाद। सर जब हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बता रहे थे तो मेरे तो रोम रोम खड़े हो गए थे कि कोई एक योद्धा इतने वजन लेकर के इतनी सेना, कम सेना के साथ में युद्ध कैसे लड़ सकता है। तो अब्राहम लिंकन